हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने रचना शरीर पेपर 2 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है त्वचा शरीर। अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7 चैप्टर पेपर 2 के खत्म कर चुके हैं। ये हमारा 8 चैप्टर है और उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा इस पेपर का, जो कि है हमारा मर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे ट्रिक के साथ। अब इसको भी त्वचा शरीर को हम ट्रिक के साथ देखेंगे ही। ये केवल कितना है, केवल ये एक पेज है, ठीक है। ये कितना है, केवल ये एक पेज है। अब आप ये मत सोच लेना एक पेज समझ के सर ने कम लिखवा दिया है या सर ने बहुत ही कम लिखवाया है। कुछ भी कम नहीं लिखवाया है। आप चाहे पूरी किताब छान लेना, किसी के नोट देख लेना, इसमें वो सब मिलेंगे आपको जो मिलने चाहिए, ठीक है। आपके पूरे जो इतना भी सिलेबस में है ना, वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो आपको डरने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अगर आप यहाँ आए हो तो ये 100% श्योर हो जाइए कि सारा सिलेबस हमको यहाँ पर कवर्ड होगा, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। तो अब हम देखते हैं त्वचा शरीर। पहला हम इसका मॉडर्न एस्पेक्ट देख लेते हैं, बाद में इसका आयुर्वेद एस्पेक्ट भी देखेंगे। अब मॉडर्न एस्पेक्ट में हम जानते ही है त्वचा को हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। स्किन कह रहा है कि आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग, देखो आपकी बॉडी की जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो क्या होती है, स्किन ही तो होती है। इसलिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि स्किन कैसी होती है, आउटर कवरिंग, ठीक। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जा रहा है। अब स्किन को कह रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी में बाहर से पैथोजन आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं, सबसे पहले इनको रोकने का काम कौन करता है, आपकी स्किन करती है। इसलिए स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम कहते हैं। फिर जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब आपकी पूरी बॉडी पर स्किन फैली हुई होती है, इसलिए स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। फिर कह रहा है स्किन की लेयर, स्किन की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, डर्मिस मिडिल लेयर होती है, हाइपोडर्मिस इनर लेयर होती है। अब हम बात करने वाले हैं स्किन के फंक्शन की बात। अब देखो, अगर आप ये मत कहना कि सर ये इन लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर दो, एपिडर्मिस की जो 5 लेयर होती है उसकी, ठीक है, उनको डिस्कशन कर दो, ठीक है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये मॉडर्न का टॉपिक है। बस करना क्या है, जैसे ही कह रहे हैं आपको एक चीज त्वचा शरीर का क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बहुत इसमें मॉडर्न आप पोर्शन लिख सकते हो और उसके बाद तो सारा आपको आयुर्वेद लिखना ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसलिए बता देता हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ, त्वचा शरीर से आप रिलेट कर जाओ। आपके लिए जो आयुर्वेद है वो नया है, तो आप इनको रिलेट करना सीख जाओ। फिर हम बात करने वाले हैं स्किन के फंक्शन की। मेंटेन होम्योस्टेटिस, यानी कि आपके बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करती है, स्किन करती है, ठीक है। कैसे करती है, देखो आपका जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री। चाहे ज्यादा ठंड पड़ जाए इन्वायरमेंट में या ज्यादा गर्मी पड़ जाए, लेकिन आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री हो गया, तो आपकी बॉडी को तो 37 ही करना है, तो वो क्या करेगी, वो स्वीट पसीना निकाल देगी ना। तो यही जो स्किन ही तो कर रही है चीज, तो स्किन भी होम्योस्टेटिस बनाने मेंटेन करने का काम करती है। फिर हम देखते हैं रिसीव सेंसेशन ऑफ टच। अब आपको मैं आपकी बॉडी को कोई छूता है, टच करता है, तो इसका भी जो रिसीव सेंसेशन प्राप्त होता है किसके द्वारा होता है, वो आपकी स्किन से ही तो होता है। भाई स्किन को जब कोई टच करता है तो आपको पता लग जाता है कि किसी ने मुझे टच किया है, ठीक। तो सेंसेशन काम भी कह रहे हैं स्किन के द्वारा हो जाता है। और फिजिकल बैरियर तो होती है किसी भी माइक्रोब की एंट्री करने के लिए हमारी बॉडी में, मतलब रोक देती है, उसकी एंट्री को नहीं होने देती है। अब हम बात करते थे आयुर्वेद पोर्शन में, जो कि हमें पढ़ना ही, जो कि हमारा मेन है। देखो, त्वचा की हम पहले परिभाषा देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे कि किस तरह से कह रहा है कि त्वचा है क्या, त्वचा का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कब ये स्किन बनी है और कितने इसके भेद है। आचार्य चरक ने कह रहा है कितने भेद माने, आचार्य सुश्रुत ने कितने भेद माने। भेद का मतलब है कितनी लेयर मानी है। जैसे मॉडर्न में 3 लेयर मान लेते ना, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। अब मॉडर्न में कह रहा है कि हम कितने भेद है वो हमें चीज देखनी है। पहले हम पढ़ने वाले हैं कि स्किन आखिर त्वचा है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। संपूर्ण शरीर को ढककर रखने वाला, संपूर्ण शरीर को ढककर रखने वाला मतलब जो भी आपकी पूरी बॉडी पर कवर्ड है, मतलब पूरी बॉडी को जो कवर करता है उसी को हम स्किन कहते हैं। और स्पर्श इंद्रिया का अधिष्ठान जो अवयव है, यानी जो स्ट्रक्चर है, उसे त्वचा कहते हैं। यानी कि देखो हमारे पास 5 इंद्रिया होती है, जिसमें एक होती है स्पर्श इंद्रिया, और स्पर्श इंद्रिया का अधिष्ठान कौन होती है, त्वचा होती है। जो हमने डिटेल में कहाँ पढ़ा है, अपने इंद्रिय शरीर में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता लग गया स्किन क्या है, आपकी पूरी बॉडी पर कवर्ड होती है और स्पर्श इंद्रिया का कह रहा है कि विशेष स्थान यहाँ पर होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि उत्पत्ति, कि आखिर जो ये स्किन है, इसकी ये त्वचा है, इसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई, किस तरह से डेवलपमेंट हुई। देखो, अब आप खुद सोचो, आपकी स्किन कब बनी होगी, आपकी स्किन कब बनी होगी, जब आप कह रहे हैं कि अपनी माँ के पेट में होंगे, तो उसी तरह में से डेवलपमेंट हो रहा होगा ना। आपकी स्किन बनी होगी, आपके ऑर्गन बने होंगे, तो उसी टाइम पे कह रहे हैं आपकी स्किन भी बनी होती है, ठीक है। तो आयुर्वेद में क्या बताया जा रहा है कि जब आत्मा प्रकृति विकार प्लस शुक्र प्लस शोणित, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, जब शुक्र का और शोणित का मिलन होता है, ठीक है। शुक्र और शोणित के मिलन के दौरान उसमें कह रहा है कि आत्मा आती है, प्रकृति आती है, विकार आती है। देखो, अगर आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, शुक्र सोहिनी सोए होगे ते खलुतु जीव, कुछ ही इस तरह से ही है। अगर आपने वो श्लोक पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है
शुक्र और शोणित का सहयोग होता है, और शुक्र और शोणित के सहयोग के दौरान जो भी प्रकृति होती है माता पिता के अंदर, अगर माता पिता के अंदर उस टाइम पे वात प्रकृति होगी तो बच्चे के अंदर भी वात प्रकृति जाएगी, या फिर कह रहा है कि पित्त प्रकृति होगी या कफ प्रकृति होगी। यानी जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है तो उस टाइम पे माता पिता की जो प्रकृति होती है वही वही प्रकृति कह रहे बच्चे की होती है। ठीक है, प्रकृति फिर विकार, और कुछ समय बाद कह रहा है कि इनमें क्या होती है, आत्मा प्रवेश करती है। जब ये सब चीज मिल जाती है, जब ये सब चीज मिल जाती है, समूर्छना मिलन हो जाता है, तो उस टाइम पे आती है चेतना। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस आती है, यानी जो गर्भ बन रहा है ना, तो उसमें क्या आती है, कॉन्शियसनेस आती है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस आने की वजह से तीन दोष एक्टिवेट हो जाते हैं, वात पित्त कफ। प्रकृति के अंदर तीन दोष ही तो थे, पहले थे, लेकिन जब इसमें चेतना आ गई तब ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिवेशन हो जाएंगे, यानी कुछ मूवमेंट करना, कुछ गति करना स्टार्ट कर देंगे तीन दोष। तो करें ये तीन दोष क्या करेंगे, गर्भपाक कर देंगे। गर्भपाक का मतलब ये एक्टिवेशन कर देंगे हीट एनर्जी का इन गर्भ, यानी गर्भ में कह रहा है कि एक्टिवेशन हो जाएगी हीट एनर्जी का, और उस हीट एनर्जी की वजह से कह रहा है कि स्किन का डेवलपमेंट होता है, स्किन का डेवलपमेंट ऑफ स्किन एंड स्किन का डेवलपमेंट होता है। अब देखो, आप इसको हिंदी में कह रहे हैं कि पूरा एक पैराग्राफ की तरह पढ़ लो, या मैंने इस तरह से जो पढ़ाया आप इस तरह से पढ़ लो। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, देखो एक तो अगर आप ये श्लोक याद कर लो तो कर लेना कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपको श्लोक याद नहीं हुआ तो ये जो लाइन लिखी है, माहेश्वरी सुश्रुत के अनुसार पंचमहाभूतों के अधिष्ठान वाले शुक्र शोणित के भली प्रकार हुए परिपक्व से प्राण युक्त इस शरीर में दूध की मलाई की तरह सात त्वचा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या, सुश्रुत ने क्या बताया, एक एग्जाम्पल लिया है दूध का। जैसे कि आप दूध को गर्म करते हो तो दूध को गर्म करने के बाद उसमें क्या होती है, कुछ मलाई जम जाती है ना ऊपर, उसी तरह से, तो उस हीट एनर्जी की वजह से ही, यानी गर्भपाक जो हीट एनर्जी आ रही है उसकी वजह से कह रहा है कि स्किन एक लेयर बन जाती है। ठीक है, अब सुश्रुत ने कितने बताई, 7 लेयर, जो कि अब हमें आगे देखनी है। अब ये है त्वचा के भेद, त्वचा के भेद पहले हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार, फिर हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम देखने वाले आचार्य चरक के अनुसार। देखो, अब इसमें जितनी भी ट्रिक है ना वो मैं आपको बता दूंगा। भाई मेरा काम क्या है, आपको याद कराना, समझा तो मैं रहा हूँ, उसके साथ मेरा ये भी काम है कि मैं आपको ये चीज याद कराऊँ। ठीक है, और आपका भी काम है आप ध्यान से इस लेक्चर को सुने। अगर मेरी स्पीड तेज है तो इसको थोड़ा कम करके सुने। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में फ्रीक्वेंसी इतनी मैच नहीं करती है, ठीक है, बाद में मैच करने लग जाती है। अब हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने स्किन की 6 लेयर मानी है। कितनी लेयर मानी है, 6 लेयर मानी है। देखो, जिसमें से फर्स्ट लेयर है प्रथम त्वचा, प्रथम त्वचा। अब इस प्रथम त्वचा को क्या बोलते हैं, उदक धरा। इस प्रथम त्वचा को क्या बोलते हैं, उदक धरा। ठीक, वही प्रथम त्वचा उदक धरा क्या है, अगर आपने मेरे इससे पहले वाला कला वाला चैप्टर देखा है तो मैंने इसमें बताया उदक का मतलब होता है जल, उदक का मतलब होता है जल। प्रथम त्वचा इसलिए बोला जा रहा है, ये हमारी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो ये देख रहे हो ना आप, जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है स्किन की, उसको हम बोलते हैं प्रथम त्वचा, और इसको हम उदक धरा भी बोलते हैं। उदक धरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये वाली लेयर होती है ना, पहली लेयर वो जल को धारण करती है, यानी सबसे पहली जो लेयर है उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, हल्का सा इसको घिस के देखना, पानी पानी से आएगा, ज्यादा घिस दोगे तो ब्लड आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं द्वितीय त्वचा। द्वितीय त्वचा को असग्रधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असग्रधा, असग्रधा। असग्रधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सेकंड लेयर होती है, इससे जो निचले वाली लेयर होती है हमारी स्किन की, जो निचले वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, असग्रधा या द्वितीय त्वचा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर क्या करती है, रक्त को धारण करती है। देखो, ये तो यहाँ पर हमने कार्य बताया है, रोग का अधिष्ठान। ये पहली लेयर में कोई भी रोग का अधिष्ठान हमने नहीं बताया। रोग का अधिष्ठान हो सकता है लेकिन आपको इसमें नहीं देखना है, आपने कोई भी इसमें रोग का अधिष्ठान नहीं देखना है। ठीक है, आपको केवल इनका कार्य देखना है। ठीक, और जो 4 लेयर नीचे की, इनमें आपको रोग का अधिष्ठान देखना है, इन वाली लेयर में आपको रोग का अधिष्ठान देखना है। जैसे हम बात करते हैं तृतीय त्वचा की, यानी तीसरी लेयर की, थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर के कौन कौन से रोग का अधिष्ठान है, मतलब इस वाली लेयर के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जिसमें पहला है सिद्धम और दूसरा है क्लास। देखो, अब आप ये जानने की कोशिश मत करना सिद्धम क्या होता है, क्लास क्या होता है, बस आप इतना ध्यान रख लेना इसके अंदर भाई ये है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किन पढ़ रहे हैं, तो जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो किससे होंगे, स्किन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बस हमें ये ध्यान नहीं करना, ये नहीं पता करना कि कौन सा रोग, जैसे कि सिद्धम क्या होता है, वेटिलिगो होता है। ठीक है, वेटिलिगो क्या होता है ये आप जानने लग जाओ, क्योंकि ये टॉपिक आपका है ही नहीं, ये कहाँ पर है, 3rd ईयर में आपको मिलेगा, तो वहाँ का है तो वहीं जाने तो बेटर है। फिर क्लास हो गया, वो भी एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, दद्रु हो गया, कुष्ठ हो गया, ये सभी एक ना एक प्रकार के स्किन डिसऑर्डर है। बस उनको कह रहा है कि जो डिफरेंस बहुत इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि अभी आप यहाँ पर नहीं जान पाओगे, 2nd 3rd प्रॉफ में आप जानोगे इनको। ठीक है, अच्छे से। अब इनको याद कैसे करना है बता तो मैंने दिया, याद भी तो करना है ना आपको। देखो, इसके आप क्या ट्रिक बना सकते हो, आपको ये याद ही करना है। आप ये मत सोचने ना कि इनको तो मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं ना,
भाई आपको ये चरक के कह रहा है कि रोग का अधिष्ठान आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कि चरक ने क्या बताया कि तृतीय तपचा में सीधम और क्लास कौन सा रोग का अधिष्ठान होता है, सीधम और क्लास। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, तीसरी आप ऐसे याद कर लेना, मेरा न्यूमोनिक है तीसरी क्लास में, तृतीय अंक तीसरी क्लास में सिद्धू है, यानी सिद्धू कहाँ पर है, तीसरी क्लास में। तो तृतीय का तृतीय तवचा हो जाएगा, क्लास से क्लास हो जाएगा, सिद्धू सिद्धम, सिद्धू से सिद्धम हो जाएगा। तो अब क्या याद रखोगे, तीसरी क्लास में सिद्धू है। अब हम बात करते हैं चौथी तवचा, यानी जो फोर्थ लेयर होती है हमारे स्किन की, जिसका नाम है चतुर्थ तवचा, जिसमें कह रहा है कौन सा रोग का अधिष्ठान है, दद्रु एंड कुष्ठ, दद्रु एंड कुष्ठ। ठीक है, ये दोनों भी एक प्रकार के स्किन डिसऑर्डर है। अब आप इनको कैसे याद करोगे, इनको आप करोगे आप चकुंद्र से, चकुंद्र से। किससे करोगे, चकुंद्र से, चकुंद्र से। अब चकुंद्र से कैसे याद होगा, देखो जैसे हो जाएगा चतुर्थ, और कू से हो जाएगा कुष्ठ, कू से हो जाएगा कुष्ठ, और दै से हो जाएगा दद्रु। तो चकुंद्र से आपको याद हो जाएगा कि चतुर्थ में मतलब जो फोर्थ लेयर होती है इसमें दो रोग का अधिष्ठान होता है, दद्रु और कुष्ठ। कैसे याद करोगे, चकुंदर। तीसरे में कैसे याद करोगे, तृतीय क्लास में सिद्ध हो। अब हम बात करते हैं पंचमी त्वचा की, यानी फिफ्थ लेयर की। फिफ्थ लेयर में दो, इसमें भी दो रोग का अधिष्ठान बताया गया है, अलजी और विद्रादि, अलजी और विद्रादि। अब आप इनको कैसे याद करोगे, देखो इनके लिए ट्रिक है पल्लवी, पल्लवी बोल दो या पल्लवी बोल दो, ठीक है। पल्लवी जो आपको बोलना है, जो साई पल्लवी है आप ऐसे याद कर सकते हो। पैसे याद करोगे पंचमी, और ए यार ना, ए अल्ले एल एल से अलजी, अलजी, और वी से क्या हो जाएगा, विद्रादि। ये भी क्या है, दो एक प्रकार के स्किन डिसऑर्डर है। बस आपको ये देख लेना स्किन डिसऑर्डर है, और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर बात करते हैं हम षष्टमी त्वचा, यानी जो छठी लेयर होती है, जो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, ये स्किन की सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसको हम षष्ठी तचमा बोलते हैं। इसका कोई नाम, इन चारों का कोई नाम नहीं है, केवल आपको सीधा यही याद रखना, तृतीय चौथी पांचवी छठी। ठीक है, दो उनका नाम था, पहली का और दूसरी का, कौन सा, उदकधरा और असगरधरा। ठीक है, और प्रथम त्वचा आउटर मोस्ट होती है, और षष्टमी त्वचा इनर मोस्ट होती है। अब इसमें क्या बताया है कि यदि छठी लेयर को कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब अगर उसमें बहुत ज्यादा कट लग गया है, यानी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कट मार दिया, तो ये कट इतना गहरा मार दिया कि वो छठी लेयर तक लग गया, मतलब जो छठी लेयर है ना, इतना गहरा लग गया कि छठी लेयर तक वो कट पहुंच गया। तो उस ऐसे समय में व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, और या फिर व्यक्ति के आंखों के आगे अंधकार छा जाएगा। अगर आपकी जो छठी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसमें आघात होता है, उसमें इंजरी होती है, उसमें कट होता है, तो व्यक्ति कह रहा है व्यक्ति की आंखों के सामने अंधकार छा जाएगा, यानी चक्कर पक्कर भ्रम आ जाएंगे अगर छठी लेयर तक कह रहा है कट लग जाता है तो। ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब हम बात करने आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पहला है, उन्होंने क्या बताया, अभासनी, अभासनी। देखो अब हम बात करने वाले सुश्रुत की। पहली सुश्रुत में कितनी त्वचा मानी, कितनी लेयर मानी, सॉरी कितनी लेयर मानी स्किन की, 7 लेयर मानी, जिसमें पहली अभासनी। अब अभासनी देखो, ये वाली पहले ट्री देख लेते हैं हम, 7 लेयर कौन कौन सी मानी, मतलब अभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्र, वेदनी, रोहिणी और माजरा। तो अब आप इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, अभासनी का हम ले लेंगे अब लोहिता, लोहिता का लोहिता, अब लोहिता और श्वेता, क्या है, अब लोहिता और श्वेता, अब लोहिता और श्वेता। ताम्र से ले लेंगे तांबा, अब लोहिता और श्वेता तांबा लेके बांधती है, बेदनी से कारण बांधती है रोहित के मत्स्य को, रोहित के मत्स्य को। तो आपको क्या रखना है कि रोहित कोई लड़का है जिसके मत्स्य है, जिसको वो तांबे के तार से काटने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या याद करना है, अब लोहिता और, देखो यहाँ लेना अब लोहिता और श्वेता, यहाँ पर लेना तांबा, अब लोहिता और श्वेता तांबा लेके बांधती है किसको, रोहित के मत्स्य को, रोहित के मत्स्य को। तो इससे आप बता सकते हो। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बात करने वाले हैं एक एक लेयर के बारे में। जो पहली लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम बोलते हैं अभासनी, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिंग लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जिसकी मोटाई बताई गई 1/18 किसकी, ब्राह्मी धान्य की। अभी ब्राह्मी धान्य क्या है, अगर आपने चावल का दाना देखा होगा ना, चावल का दाना ब्राह्मी होता है, चावल का दाना, तो लिख देता हूं मैं चावल।
यानी जितना आपका एक चावल का दाना होता है ना, देखो चावल का दाना मान लो ऐसे एक इतना ही बड़े चावल का दाना होता है, उसका भी 1/18 पार्ट, यानी उसका भी 18वां भाग एवासनी, इतनी इतनी इसकी मोटाई होती है। एवासनी की जो स्किन की लेयर होती है उसकी मोटाई कितनी बताइए, 1/18 चावल के दाने के बराबर। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा रोग का अधिष्ठान, अधिष्ठान किसका, रोग का अधिष्ठान, किसका अधिष्ठान बताया गया, रोग का अधिष्ठान बताया गया है। दो रोग होते हैं, सिद्म और पग निकंठक। सिद्म और पग निकंठक, सिद्म आपका विटिलिगो होता है, ठीक है, और पग निकंठक कौन सा होता है, पिपिलोमा ऑफ स्किन। जब आप स्किन का पढ़ोगे ना, डर्मिस वाली लेयर पढ़ोगे तो उसमें आता है पिपिलोमा, ठीक है। तो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है, आपको याद करना है जो अभासनी है, यानी सुश्रुत के अनुसार जो आपकी पहली लेयर है जिसका नाम है अभासनी, उसमें दो रोग का अधिष्ठान होता है, पहला है सीधे में, दूसरा है पग निकंठक। हो और भी सकते हैं, हमें इतना ही बहुत याद करना है। अभी याद कैसे होगा, देखो तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, यहाँ से याद रखो, अब सिद्धू क्लास के निकट है, अब सिद्धू क्लास के निकट है। जैसे उसमें हमने पहले याद किया था ना कि तीसरी क्लास में सिद्धू है, अब सिद्धू क्लास के निकट हो जाएगा, निकट से हो जाएगा पग निकंटक, और सिद्धू से सिद्धम, और अब से हो जाएगा अभासनी। लगे ना ट्रिक आपको अच्छी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो, मेरा समझा है वो समझ में आ रहा हो, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे अगली एक नई वीडियो के लिए, ठीक है। हम बात करने वाले लोहिता की। अब लोहिता के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोहिता है वो हमारी सेकंड लेयर होती है, जिसको हम अंग्रेजी में अपनी भाषा में बोलते हैं रेडिश लेयर, ठीक है। रेडिश लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रक्त होता है, आप जानते हो, ठीक। अब ये कितने थे, 1/16 ब्राही, यानी चावल के 1/16 भाग है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कम हो रहा है ना, तो इस तरह इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो इसे ये मतलब है जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, और ज्यादा होगा ना भाई। अगर इसमें देखो, जैसे मान लो, अगर आपको इतनी सिंपल मैथ भी नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर 1/10 है तो आपका डिनोमिनेटर कितना होगा, 0.1। अगर यहाँ में 10 की जगह क्या करूँ, 100 कर दो तो कितना होगा, 0.01। यानी जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा उतना उतना कम हमारा नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे 1/18 और 1/16, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है यानी कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी इससे क्या पता लग रहा है हमें कि जो स्किन है ना, स्किन की जो लेयर है वो मोटी होती जा रही है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना स्किन की लेयर कैसे होती जा रही है, मोटी होती चली जा रही है। अब लोहिता में कह रहा है कि किन रोगों का अधिष्ठान बताया, 3 रोग का अधिष्ठान बताया गया है, तिल न्यायच कालक, तिल न्यायच कालक। अब कैसे याद करोगे, लोहिता के तिल है नैन अक्ष पर, कैसे याद करोगे, लोहिता के तिल है नैन अक्ष पर, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। अब ये तिल है नैन अक्ष वो कैसे होते हैं, नॉन एलिवेटेड मोल, यानी ये मोल मतलब क्या होता है, जो आपके हो जाता है तिल हो गया, ये ऐसे कैसे मोल होते हैं, वो उठे हुए नहीं होते भाई। जो आपका तिल है वो कभी उठा हुआ है नहीं है, ठीक है। मस्सा है वो उठा हुआ है, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके पास श्वेत के अंदर, ठीक है, श्वेता के अंदर। अब तीसरी है श्वेता, जो कि व्हाइटिश लेयर। अब ये व्हाइटिश लेयर इसलिए हो सकती है शायद इसके अंदर एडिपोस फैट एंड टिश्यू यानी फैट का डिपोजिशन हो, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोटाई कितनी बताइए, 1/12, यानी इसकी मोटाई थोड़ी सी और ज्यादा होती है। और इसमें 3 रोग का अधिष्ठान इसमें भी बताया गया है, कौन सा, चर्म दर, अर्ज अर्ज गुल्लक और मशक। अब इसको कैसे याद करोगे, श्वेता है, श्वेता कोई लड़की है जो पार्लर में काम करती है, और वो क्या करती है, वो क्या करती है, चरम की मसाज करती है। श्वेता कोई लड़की है जो चरम की मसाज करती है, मसाज। देखो मस से हो जाएगा मशक, आज से हो जाएगा अज गुल्लक। श्वेता कोई ऐसी लड़की है जो चरम की मसाज करती है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ताम्र की। ताम्र, ताम्र जो कि पिगमेंटेड लेयर होती है जिसकी मोटाई 1/8 होती है, ठीक। जिसके रोग का अधिष्ठान कितना होता है, इसमें 2 रोग का अधिष्ठान होता है, क्लास और कुष्ठ। ताम्र में क्लास और कुष्ठ, या तो आप सीधे सीधे याद कर लो ताम्र में के, या फिर आप ऐसे याद ना करो तो आप ऐसे याद कर लो कि ताम्र मतलब ताम्र से तांबा, यानी तांबे के गिलास, गिलास में कूटो, यानी कि तांबे के गिलास, गिलास से गिलास हो जाएगा, कूटो से कुष्ठ हो जाएगा, यानी तांबे के गिलास में कूटो।
लेकिन देखो ये आपके जो बड़े बूढ़े हैं, ये आपके आयुर्वेद में क्या बताया जा रहा है कि तांबे का बर्तन अच्छे होते हैं, स्टील के बर्तन अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो भी कुछ चीज कूटनी है ना, वो कहाँ पर कूटो, तांबे के बर्तन में कूटो। ठीक, फिर पांचवी हो जाएगी हमारे पास वेदनी। वेदनी जिसकी मोटाई है 1/5, 1/5, जिसमें क्या आ जाएगा, कुष्ठ और विसर्प आ जाएगा, कुष्ठ और विसर्प आ जाएगा। कैसे याद करोगे इन दो रोग के अधिष्ठान को, कि वेदनी को सर्प ने काटा, वेदनी को सर्प ने काटा, को से मतलब कुष्ठ, सर्प यानी विसर्प, इस तरह से। अब हम बात करते हैं रोहिणी। अब रोहिणी कह रहे एक ब्राही यानी एक चावल के दाने के बराबर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, एक चावल के दाने के बराबर मोटाई होती है। ठीक है, मोटाई आप समझ रहे हो ना, तो मोटाई कैसे, जैसे मान लो इतना बड़ा एक चावल का दाना है। ठीक है, ये इसकी जो मोटाई, सॉरी, इतना बड़ा एक चावल का दाना है, तो ये इसकी जो मोटाई हो जाएगी, ये वाली जो इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, फिर अब इसमें कौन कौन से रोग के अधिष्ठान है, ग्रंथि, अपची, उर्बुद, गलगंड। अब देखो इसमें जितने भी कह रहे हैं कि रोग के अधिष्ठान होंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक ट्यूमर होगा। ठीक है, जैसे ग्रंथि हो गया, उर्बुद यानी ट्यूमर हो गया, गलगंड यानी ग्वेटर हो गया, स्लीपर यानी एलिफेंटिसिस हो गया। तो ये कहीं ना कहीं उठा हुआ पार्ट, एक ट्यूमर टाइप लाइक स्ट्रक्चर जो किसमें होगा, रोहिणी में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मांसधरा की। अब मांसधरा में क्या है, एक सपोर्टिंग लेयर होती है जो कि दो बराबर यानी दो चावल के दाने के बराबर ये मोटी होती है, सबसे ज्यादा मोटी होती है। और इसमें दो रोग के अधिष्ठान बताए गए, भगंदर और अर्श। भाई भगंदर और अर्श यानी फिस्टुला पाइल्स में तो आपने देखा ही होगा कि जब भी निकलते हैं यानी कहीं कहीं मांस बाहर आ जाता है, या कहीं कहीं मांस जो है वो खुल जाता है, कुछ इस तरह से। तो इसको तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्यूचर में ऐसी वाली वीडियो के लिए तैयार रहे। और क्या बोलूं, थैंक यू गाइस।